हेलो एवरीवन, आफ्टर लर्निंग ऑल अबाउट फंक्शंस जिसमें कि हमने इन्वर्स की सारी बातें देखी थी, कंडीशंस देखी थी। अब एक अलग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के बारे में। तो ये चैप्टर इसलिए अलग बना है बिकॉज बहुत सारी बातें अलग इसको करती हैं। एक तो इन्वर्स की कंडीशंस को ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं कि इन्वर्स की कंडीशन क्या थी। आपको मालूम है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स की कंडीशन है कि उसको बनना होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब आपको पता है कि फंक्शन को बनना है 1 प्लस ऑन टू, यानी कि इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बनना है। अगर कोई फंक्शन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंक्शन sin x के बारे में, तो हमें ये मालूम है इसके ग्राफ से भी और इसके नेचर से भी कि ये जो फंक्शन है ये 1 और ऑन टू नहीं है। अगर हम इसका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स लें और इसका कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स लें, तो इस केस में हमें पता है कि फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। फंक्शन आपको पता है कि इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, और दो अलग अलग इनपुट पे आपको पता है कि सेम आउटपुट मिल जाता है। इसका मतलब ये 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो एक बात तो ये है कि ये मैनी वन फंक्शन है। दूसरा इसकी रेंज क्या होती है? -1 से 1। तो इसकी रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। कोडोमेन यहाँ पे सारे रियल नंबर्स दिया हुआ है, तो इसलिए ये इन्वर्टेबल नहीं है। इस केस में ये इन्वर्टेबल नहीं है। तो अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे कैसे? तो इसके इन्वर्स को निकालने के लिए क्या किया गया है कि इसके डोमेन को छोटा कर दिया गया है। इसके डोमेन को रखा गया है -π/2 से लेकर π/2 तक, और इसके कोडोमेन को भी छोटा कर दिया गया है, रेंज के बराबर कर दिया गया है इसके कोडोमेन को। तो अगर हमारा ये इंटरवल है, दैट मीन्स अगर हम -π/2 से π/2 तक की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे हम ग्राफ से देख सकते हैं कि इस केस में फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है, ठीक है, और ये 1 बन जाता है, ये 1 बन जाएगा, और इसकी रेंज जो है वो -1 to 1 होती है। तो इसका मतलब इसका कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया, तो क्या बन गया? ये फंक्शन ऑन टू भी बन गया। तो इस केस में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि इन्वर्स निकालने के लिए हमें करना क्या है, x को निकालना है y के टर्म्स में, ये हमारा आ गया इन्वर्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे प्रॉपर्ली हर एक बात देखेंगे। तो इन्वर्स, अब हम यहाँ पे इसको देखें, x को हमने निकाला y के टर्म्स में, ये आ गया हमारे पास, और इसके बाद हम x को रिप्लेस करते हैं y से या एक नए फंक्शन gx से। इसको आप f इन्वर्स x भी लिख सकते हैं, और y की जगह हम लिख देते हैं x, ठीक है। तो ये जो नया फंक्शन हमारा आया है इन्वर्स फंक्शन, इसमें जैसे कि आपको पहले से मालूम है कि जो पहले रेंज थी वो इसका डोमेन बन चुका है, यानी कि -1 to 1 इसका डोमेन बन गया है, और इसकी जो रेंज हो गई है वो हो गई है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये इसकी हो गई है रेंज, ठीक है। तो इस तरह से हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। कुछ और बातें यहाँ पे साइन इनवर्स के बारे में जान लें बहुत क्विकली। अब आप समझ सकते हैं कि अब जब हम वैल्यूज़ को डालेंगे तो वो वैल्यूज़ जाएंगी किसके बीच में? -1 to 1 के बीच में। तो अगर मैं 1/2 डालता हूँ तो साइन 1/2 कहाँ पे देता है? इस इंटरवल में देखते हैं आप। वी हैव टू सी इन दिस इंटरवल, यही लिमिटेशंस है। सो द आउटपुट हियर विल बी π/6। π/6 पे ये 1/2 देता है। इसी तरह से अगर हम इफ आई पुटिंग √3/2 तो ये दे देगा π/3।
तो पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो इसका आउटपुट 0 to π/2 आएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यही साइन नेगेटिव हो जाएगा। डैट मीन्स -½ पे ये दे देगा हमें -π/6। सिमिलरली अगर हम पुट करते हैं -1 तो 1 पे देगा 90 डिग्री π/2, -1 पे देगा ये -π/2। तो इस तरह से इसके आउटपुट की हम बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। इसका ग्राफ जैसे कि आपको मालूम है y = x के अबाउट sin x और उसका इन्वर्स मिरर इमेज बनाता है, हमने फंक्शन में पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ उसको रिकैप करिए। फंक्शंस का इन्वर्स हमने जो पढ़ा था। तो अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इनपुट जो है वो -1 से 1 तक कुछ भी होगा। ठीक है, और आउटपुट जो होगा वो आ रहा है हमारा π/2 मैक्सिमम वैल्यू और -π/2 मिनिमम वैल्यू। तो अब बहुत क्लियरिटी के साथ आप देख सकते हैं 0 पे ये 0 देगा। अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे 0 से 1 के बीच में तो हमें ये आउटपुट देगा 0 से π/2 के बीच में। तो पॉजिटिव के लिए हमारा आउटपुट 0 to 90 आएगा, और नेगेटिव वैल्यूज़ अगर हम डालेंगे तो हमें ये आउटपुट देगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से -π/2 के बीच में। तो आप देखिए इन्वर्स फंक्शन की कंडीशन बाइजेक्टिव इसलिए होती है बाकी ताकि इसका इन्वर्स फंक्शन भी फंक्शन बन जाए। अगर ये मैन्युअल होता है तो आपको ये लगेगा कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात बहुत हम ध्यान से समझ लें कि फंक्शन का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसीलिए रेंज हमारी इसके बीच में ही आएगी। डोमेन तो डेफिनेटली यही होगा। तो ये है साइन इनवर्स। इसका ग्राफ भी आप लोग याद रखें, बहुत काम का है। अब हम अगले फंक्शंस पे आते हैं, एक एक करके सारे फंक्शंस का इनवर्स हम देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन इज cos x। ओके, तो अगला फंक्शन आ रहा है हमारे पास कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन के साथ भी वही दिक्कत है जो साइन के साथ थी, ये भी एक मैन्युअल फंक्शन है। देखिए कोशिश ये की गई थी कि सबका जो डोमेन है वो सेम रखा जाए, -π/2 to π/2, लेकिन कॉस के साथ दिक्कत क्या है कि -π/2 to π/2 के बीच में ये जो है वो मैन्युअल फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इस इंटरवल को चूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए चूज़ किया गया है 0 से π। अगर आप 0 से π के बीच में देखेंगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसके लिए इंटरवल ये चूज़ किया गया है। और इसी तरह से इसका जो कोडोमेन है वो भी -1 to 1। तो इस कंडीशंस में यानी कि अगर इसका डोमेन 0 to π लिया जाए और इसका कोडोमेन -1 to 1 लिया जाए, ये फंक्शन हो जाता है बाइजेक्टिव, यानी कि ये इन्वर्टेबल है और इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इन्वर्स निकालने का तरीका तो आपको मालूम है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। y = cos x, यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स y, रिप्लेस कर देंगे x और y को, तो ये नया फंक्शन जो हमारे पास gx आ जाएगा, ये है इनवर्स, इसको f इनवर्स x लिख सकते हैं। दिस इज cos इनवर्स x। ठीक है, अब इसका जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, जो पहले रेंज थी यानी कि -1 to 1, और इसकी जो रेंज हो गई वो हो गई 0 से π के बीच में। ठीक है, तो ये है हमारा अगला फंक्शन इनवर्स। इसमें आउटपुट भी हम देखेंगे, थोड़ा अलग है, प्लीज़ ध्यान रखिए। इसमें अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ डालते हैं तो इधर देखिए, अगर हम 1/2 डालेंगे तो ये π/3 देगा, बिकॉज 60 डिग्री पे cos 1/2 देता है। इसी तरह से अगर हम इसमें डालते हैं √3/2 तो ये देगा π/6 एंड सो ऑन। अगर हम डालते हैं इसमें 1, अब देखिए cos 1 कहाँ पे देता है, cos 1 देता है 90 डिग्री पे या 0 डिग्री पे। आप सोचिए इसमें कन्फ्यूज़न होता है।
कॉस 0 होता है 1, तो इसलिए कॉस इन्वर्स 1 हो जाएगा 0। इसी तरह अगर हम कॉस इन्वर्स 0 देखते हैं तो वो 90 डिग्री आएगा। अब अगर नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करेंगे तो इसका आउटपुट जो होगा, प्लीज़ ध्यान रखिए, अभी हमने बात की कि इसका आउटपुट 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, 0 से पाई के बीच में आउटपुट है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस साइकिल को याद रखिएगा, अगर आप 1 डालोगे तो 0 आएगा, अगर आप 0 डालेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। अगर आप -1 डालेंगे तो पाई आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ को पुट करेंगे, दैट मीन्स 0 से -1 पुट करेंगे, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं -1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 2π/3 पे, बिकॉज 120 डिग्री पे cos गिव्स यू -1/2। सिमिलरली अगर हम डालते हैं यहाँ पे -1/√2, तो ये हमें देगा 3π/4। तो इस तरह से आप इसके आउटपुट की बात कर सकते हैं। इसका ग्राफ, अगेन इसका ग्राफ क्रूशियल है, ग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसका ग्राफ भी आप लोग देखें। और जैसे हमने कहा कि cos x और इसका इन्वर्स y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो cos इन्वर्स x का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए प्रॉपरली। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है और आपको बता दें कि -1 से 1 तक इसका इनपुट होगा और आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होगा, साफ साफ दिख रहा है। -1 पे ये पाई देगा, 1 पे ये 0 देगा, ये इसका आउटपुट है। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ को पुट करेंगे, -1 से 0 के बीच में कोई भी नेगेटिव वैल्यू जाएगी, तो इसका आउटपुट हमारा आएगा कहाँ से कहाँ तक, ये देख सकते हैं, ये आएगा आउटपुट π/2 से पाई तक। इसी तरह अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो इसका आउटपुट जो आ रहा है वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। तो ग्राफ से आप सारी बातों को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन हो गया cos इनवर्स x। आगे चलते हैं tan x। tan x का इनवर्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द tan x। और tan x के लिए जो इंटरवल हम लेंगे वो है -π/2 to π/2। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इसके लिए हमारा इंटरवल, जैसे मैंने कहा कि -π/2 to π/2 लिया गया है, बिकॉज -π/2 और π/2 के बीच में अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और ये इन्वर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसका जो रेंज है, इसमें रेंज जो होता है पूरा कंप्लीट R होता है। इसलिए इसके लिए हमने अगर ये इंटरवल लिया है और -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। और इसका कोडोमेन हमें R लिया है, बिकॉज कोडोमेन R ही लेंगे, चेंज नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी रेंज tan x की पूरी ही R होती है। तो इस कंडीशन के अंदर फंक्शन बन जाता है बाइजेक्टिव और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स हम वैसे ही निकालेंगे और इन्वर्स जो निकलेगा हमारा वो आएगा gx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। दिस इज द इनवर्स एंड फॉर दिस यू कैन सी हियर द इनपुट डोमेन, जो पहले रेंज थी वो हो गया डोमेन, तो R हो गया इसका डोमेन और इसका जो आउटपुट हो गया वो हो गया -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल साइन की तरह काम हो रहा है। अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो यू विल गेट द पॉजिटिव आउटपुट। अगर हम √3 डालते हैं तो ये हमें π/3 देगा, बिकॉज π/3 पे तो tan √3 देता है। इसी तरह अगर हम 1 इसमें पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 हमें क्या देगा, π/4 देगा। अब अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ कोई भी डालेंगे,
जैसे हमने -1 डाल दिया तो इसी का ही निगेटिव आउटपुट आएगा, बिल्कुल साइन इन्वर्स की तरह है। तो इसका जो आउटपुट है वो ध्यान रखना है, वो है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। इसका ग्राफ डेफिनेटली हमें ध्यान में रखना है। तो इसका ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया। सिमेट्री को देखते हुए हमने यहाँ पे 10x का ग्राफ तो बना चुके हैं हम लोग। तो ये था 10x का ग्राफ और ये y = x के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं दोनों। तो इसका जो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। सो दिस इज़ द ग्राफ वी विल हैव हियर। प्लीज़ ध्यान दीजिए, इसका जो आउटपुट है वो 90 डिग्री तक ही होगा, 90 डिग्री भी इंक्लूडेड नहीं है, और इधर -90। तो यहाँ पे बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं यहाँ से, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो आउटपुट आ रहा है आपका 0 से π/2। और अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, -π/2 से 0 के बीच में आएगा। तो बहुत क्लैरिटी है, ध्यान दीजिए ग्राफ पे। और ये हमारा हो गया tan इनवर्स x। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे cot इनवर्स x की। तो cot और tan में एक चेंज है, प्लीज़ ध्यान रखिए। cot के लिए जो इंटरवल चूज़ किया गया है वो 0 से पाई चूज़ किया गया है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज 0 से पाई के बीच में फंक्शन जो होता है वो टूटता नहीं है, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो आपको बता दें कि जब हम cot की बात कर रहे हैं तो cot x के लिए जो फंक्शन का इनपुट लिया गया है वो लिया गया है 0 से पाई। आउटपुट तो डेफिनेटली पूरा ही आ रहेगा, क्योंकि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ वही बात कि -π/2 to π/2 भी ले सकते थे, लेकिन वहाँ पे फंक्शन बीच में डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इसलिए मजबूरी थी कि इसको चेंज करके 0 to पाई लिया गया। तो 0 to पाई में आप देख रहे हैं कि फंक्शन 1 है, डिक्रीजिंग है, पूरी y एक्सिस को कवर कर रहा है, -∞ से इन्फिनिटी। इसका कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो गया है, तो इसलिए इसके इन्वर्स की कंडीशन में ये चीज़ आ रही है। तो इसका इन्वर्स डेफिनेटली हम वैसे ही निकालेंगे। इसका इन्वर्स दैट मीन्स f इन्वर्स x, या इसको हम gx का नाम दें, तो ये हो जाएगा cot इन्वर्स x, राइट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका इनपुट तो r के बराबर होगा, लेकिन इसका आउटपुट जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जब भी आप नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें डालेंगे तो आउटपुट 90 और पाई के बीच में आएगा। तो यहाँ पे भी हम एक साइकिल अगर याद रखें कॉस की तरह से, तो इसका आउटपुट जो है वो 0 से पाई के बीच में होगा। ध्यान रखें 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, ओपन में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप जैसे जैसे वैल्यूज़ पॉजिटिव डालेंगे, पॉजिटिव यानी कि अगर हम यहाँ पे -∞ डालेंगे, -∞ और +∞ पॉजिटिव वैल्यू, तो इन्फिनिटी से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 0 की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका आउटपुट 0 to 90 आएगा। ये आउटपुट आएगा 0 to 90। और अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है, अगर हम नेगेटिव साइड डालेंगे 0 to -∞, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो π/2 से पाई के बीच में आएगा। फाइनली इसका ग्राफ भी आप लोग देख सकते हैं। ग्राफ जैसे हमने पहले बनाया था cot x का, तो सिमेट्री से हम देख पाएंगे कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। ध्यान दीजिए, ये इसका आउटपुट आ रहा है, पाई तक आ रहा है, π/2 से पाई तक आएगा जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ डालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ को डालते हैं तो आउटपुट जो है वो π/2 से पाई तक आएगा, पाई इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह जब हम पॉजिटिव वैल्यूज़ डालेंगे, 0 से इन्फिनिटी डालेंगे, तो आउटपुट हमारा 0 to 90 के बीच में आएगा। तो बड़ा इजी है। अगर आप cot का कोई भी इनपुट डालते हैं तो आप सोच सकते हैं कि cot √3 कहाँ पे देता है, जहाँ पे tan 1/√3 देता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ जैसे ही हम डालेंगे तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू पे डेफिनेटली हम सेकेंड क्वाड्रेंट का आउटपुट देखेंगे
तो इस केस में आप देख पाएंगे ये होता है 3π/4 पे। तो इस तरह से कॉट का इन्वर्स डिफाइंड हो चुका है, tan का भी। फाइनली दो फंक्शन हमारे पास रहते हैं, वो है सीकेंट एंड कोसीकेंट, उनको भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं सीकेंट फंक्शन के इन्वर्स की। तो सीकेंट फंक्शन का इन्वर्स अगर हमें निकालना है, बिकॉज ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसके लिए इंटरवल जो है वो सेम सेलेक्ट किया गया है, यानी कि 0 से π/2 और π/2 से पाई तक। अब इसमें कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि इसमें तो ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इसी में ही ये 1 और ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसका जो कोडोमेन लिया गया है वो बिल्कुल इसकी रेंज के बराबर लिया गया है। ठीक है, तो इसमें इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे fx अगर हमारे पास है सीकेंट x, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा डेफिनेटली सीकेंट इन्वर्स x, इसको हम नाम देते हैं gx। और इसका जो इनपुट होगा वो डेफिनेटली जो पहले हमारी रेंज थी वही इसकी बन जाएगी डोमेन, और ये इसकी रेंज हो जाएगी, यानी कि 0 से पाई तक π/2 को एक्सक्लूड करते हुए। ठीक है, तो ये है इसका पूरा डोमेन और रेंज। और आउटपुट अगर आप देखेंगे तो बड़ा सिंपल है, जैसे 1/2 डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सीकेंट 1/2 नहीं देता, तो इसलिए कोई आउटपुट नहीं आएगा। मतलब x की वैल्यू आपको 1 से बड़ी या -1 से छोटी डालनी है। हाँ, अगर 2 डालेंगे तो आपको पता है सीकेंट 2 तब देता है जब cos 1/2 देता है, और ये हो जाएगा हमारा π/3। तो बड़ा सिंपली आप इसका भी आउटपुट निकाल सकते हो। रिगार्डिंग द ग्राफ, इसका ग्राफ क्रूशियल है, ग्राफ आपको देखना होगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं इसका ग्राफ। तो इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि इनपुट जो है वो 1 से बड़ा चाहिए और -1 से छोटा चाहिए। -1 पे ये दे देता है हमें पाई, -1 पे ये देता है पाई। और अगर हम π/2 की बात करें तो ये एक्सक्लूड होता है, 0 से पाई तक आएगा लेकिन π/2 नहीं देगा, तो π/2 हमें नहीं मिलता है। तो अगर हम कोई भी निगेटिव वैल्यू डालते हैं, यानी कि -∞ से -1 डालते हैं, तो आउटपुट हमारा π/2 से पाई आता है, और इस तरह का ग्राफ होगा। आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे, 1 से इन्फिनिटी तक डालेंगे, तो आउटपुट जो आएगा वो 0 से π/2 तक आएगा। पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आउटपुट आएगा और नेगेटिव के लिए सेकंड क्वाड्रेंट वाला आउटपुट आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीकेंट। अब हम फाइनली आते हैं कोसिकेंट फंक्शन के इन्वर्स पर। तो कोसिकेंट का जब हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो कोसिकेंट का इन्वर्स निकालने के लिए भी जो डोमेन लिया गया है वो साइन के जैसे लिया गया है। That means -π/2 से π/2 तक, और इसका जो इनपुट होगा वो डेफिनेटली -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी होगा, और इसका आउटपुट आएगा हमारा जो पहले डोमेन था, डेट मीन्स -π/2 से π/2 तक एक्सक्लूडिंग 0, बिकॉज 0 पे कोसिकेंट डिफाइन नहीं होता है। तो यह है कोसिकेंट इन्वर्स x। ठीक है, इसमें भी आउटपुट बड़ा इजीली आप देख सकते हैं, साइन के जैसे ही है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि कोसिकेंट इन्वर्स 2 क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 का 1/2 कहाँ पे देता है, तो 1/2 देता है π/6 पे, तो ये इसका आउटपुट आएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे नेगेटिव हम डालते हैं -2, तो इसका आउटपुट -π/6 आएगा। सिमिलरली अगर हम दूसरी वैल्यूज़ की बात करें, अगर हम -2/√3 की बात करें, तो √3/2 साइन देता है कहाँ पे, π/3 पे, और -√3/2 देता है -π/3 पे, तो ये उसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा -π/3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम -1 की बात करें तो ये हमें आउटपुट -π/2 देगा।
नाउ फाइनली इसका ग्राफ भी आपको जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं इसका ग्राफ क्या होगा। ग्राफ हम लोग यहाँ पे अगर बनाएं इसका, तो बिल्कुल सीकेंट इन्वर्स को जैसे हमने बनाया था, तो इनपुट का पता है हमें क्या होना चाहिए, -1 से छोटा या 1 से बड़ा। तो इधर आएगा ग्राफ और इधर आएगा, ठीक है ना। तो -1 पे क्या देगा, -1 पे हमें देगा -π/2 ये चीज़। और जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यूज़ अगर हम डालेंगे तो आउटपुट हमारा इसके बीच में होगा, 0 से -π/2 के बीच में इसका आउटपुट होगा। तो -1 पे -π/2, और उसके पहले आप देखिए इस तरह से आपका, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ डालेंगे -1 से छोटी, तो साफ साफ दिख रहा है आउटपुट आपका -π/2 से 0 तक होगा। और 1 पे क्या होता है, 1 पे इसका आउटपुट होता है π/2। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इसके बाद इसका आउटपुट कम होता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाते जाते ये 0 पे आएगा। 0 डेफिनेटली, जैसे हमने कहा कि एक्सक्लूडेड है, 0 आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल याद रखिए, क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है। अब हम एक दो बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, जितनी भी थ्योरी अभी हमने की है सारे इनवर्स फंक्शंस को लेकर। ओके, एज द फर्स्ट प्रॉब्लम जिसमें कह रहा है कि डोमेन और रेंज हमें निकालनी है साइन इनवर्स 2x की। तो देखते हैं, सबसे पहले डोमेन की जब हम बात करते हैं साइन इनवर्स के केस में, तो हमें पता है कि ये क्वांटिटी जो है वो -1 to 1 लाई करनी चाहिए। दिस शुड लाई बिटवीन -1 to 1। उसके लिए x क्या होगा ये हमें निकालना है। अब आप इस बात को समझिए, ये डबल इनइक्वालिटी है, ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी। 2x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम दूसरे पार्ट को देखें, सिर्फ इसको सॉल्व करना होगा, और ये 1 से छोटा तभी होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, बिकॉज दिस इज सेम एज 2⁻0। तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हम कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, साइन इनवर्स डिफाइंड होगा, और ये इजीली आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका डोमेन तो डेफिनेटली 0 या 0 से छोटी वैल्यूज़ आ गया। अगर हम इसके रेंज की बात करें, अगर हम रेंज की बात करेंगे, तो रेंज की बात बड़ा इम्पोर्टेंट है अभी। अब आप देखिए 2⁻x, अगर हम 0 से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, इसकी वैल्यू एक तो पक्का पता है कि हमें 0 से बड़ी होगी, ठीक है। और अब ये होगा 1 से छोटी, बिकॉज 1 के बाद ये डिफाइंड नहीं होगा, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। तो अगर हम इसका साइन इनवर्स लेते हैं दोनों तरफ, अगर हम साइन इनवर्स 0 लें और साइन इनवर्स 1 लेंगे, तो बहुत आसानी से हम बात कर सकते हैं इसके रेंज की। ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी π/2। तो ये है सिंपली इसकी रेंज, ठीक है। सो द रेंज इज़ 0 to π/2। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक हिटिंग है, आराम से आप इसकी डोमेन और रेंज की बात कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, एक दूसरा फंक्शन है f(x) = cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/x। इसका भी हमें डोमेन और रेंज निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल है। सबसे पहले डोमेन की अगर हम बात करें, तो दोनों का अलग अलग पहले हमें डोमेन निकालना होगा, इस फंक्शन का भी, इस फंक्शन का भी, और फिर दोनों का क्या करना होता है, इंटरसेक्शन देखना होता है, आपको पता है। तो करेंगे कैसे, बड़ा इजी है, आप कर सकते हो। देखो इसके लिए क्या होगा, x होना चाहिए -1 to 1, ठीक है ना, और इसके लिए क्या होगा, 1/x होना चाहिए -1 to 1। अब अगर आप x -1 to 1 डालोगे तो 1/x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है, या -1 से छोटी होगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, इधर भी करोगे और इधर भी करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी या तो 1 से बड़ी, या आएगी x की वैल्यू -1 से छोटी, ठीक है। अब दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन देखेंगे
तो कोई भी दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, सिर्फ दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, वो होगी 1 और -1। उसके अलावा कोई और वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, बिकॉज 1 से बड़ी रखेंगे तो कॉस्ट डिफाइन नहीं होगा, 1 से छोटी रखेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए इसके डोमेन में सिर्फ दो ही नंबर्स हैं, 1 और -1। और अब रेंज निकालना आसान है, बिकॉज इसका जो डोमेन है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इसके रेंज की अब हम बात करें तो एक बार आप 1 डालिए, 1 डालेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये देगा हमें cos इनवर्स 1 कितना होता है 0, sin इनवर्स 1 होता है π/2, तो π/2 हमें मिलेगा। इसी तरह अगर हम -1 डालेंगे यहाँ पे तो -1 पे क्या होगा, ये हमें देता है पाई और देता है -π/2, तो फिर हमारे पास π/2 आएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो सिर्फ एक ही नंबर कंटेंड करेगी, वो होगा π/2। तो इस तरह से हम ये बिल्कुल बेसिक हमें मालूम है इन्वर्स का। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें और बहुत आराम से इसको हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू एन इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है, हमें सॉल्व करना है इसको x के लिए। तो देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए कि ये इक्वेशन है जिसमें कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसका सम 0 है। तो सबसे पहले एक बात आप सोचिए, रेंज की बात सोचिए, फिर रेंज पे ही सारा काम होता है। कॉस इनवर्स x की रेंज जो होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक है ना। और अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो ये जो हमें आउटपुट देगा वो आउटपुट देगा 0, 1, 2 एंड 3। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आउटपुट देगा। इसी तरह से कॉट इनवर्स x की भी रेंज क्या होती है, वो भी होती है 0 से पाई, और इसका भी अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो यही वैल्यूज़ आएंगे। अब आप देखिए कि दोनों का सम आपको 0 चाहिए और दोनों एक तरह से 0 या 0 से बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। तो ये तभी संभव होगा जब हमें कॉट इनवर्स x भी 0 दे दे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और कॉस इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हमें 0 दे दे, ठीक है। तो अब ये 0 हमें कब देगा, जब अंदर वाली वैल्यू क्या होगी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। और अगर ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो आप देखिए कॉट इनवर्स वैसे 0 देता नहीं है, ठीक है, 0 देता नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ से आपको इक्वल टू साइन हटाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, ये इक्वल टू साइन हटाना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ सॉल्व, बिकॉज कॉट इनवर्स क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि ये साइन जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक और इसमें एरर है कि 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज 1 पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता है। तो जब आप इसका इन्वर्स हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट 1 से बड़ा, राइट। तो x की वैल्यू कॉट 1 से बड़ी होगी तो ये 0 देगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वाले को सॉल्व करें तो इसके लिए भी हम बात करेंगे कि इसको 0 कॉस इनवर्स x 0 तभी देगा जब ये वैल्यू 0 to 1 लाई करेगी, ठीक है। और अगर हम इसका भी इन्वर्स हटा दें तो क्या आएगा बताओ, इनइक्वालिटी फिर साइन चेंज हो जाएगी, बिकॉज ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आएगा कॉस 1 से बड़ा, और इसका भी अगर हम कॉस लें तो ये 1 से छोटा आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको, यहाँ से x कुछ आया है, यहाँ से x कुछ आया है, दोनों का इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो x हमारे पास आएगा क्या, x आ जाएगा कॉट 1। कॉट 1 जो होता है वो कॉस 1 से बड़ा होता है, ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक आएगा। सो आप देखिए इसमें पूरी लॉजिक है, रेंज की लॉजिक है, बहुत प्रॉपर्ली उसको समझ के हमें करना है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इन्वर्स फंक्शन और उसके डिटेल में और काम करेंगे।